10th का चैप्टर नंबर 3, क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। साफ साफ दिख रहा है, लीनियर इक्वेशंस होंगी, उनके पेयर बनेंगे टू वेरिएबल वाली, मतलब एक्स और वाई, कुछ भी दो वेरिएबल हो सकते हैं, टी एस, कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं। हिंदी में क्या नाम होगा इसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। अब देखिए, हिंदी में नहीं लिखा है मैंने, क्वेश्चन पढ़ दूंगा, कोई बड़ा स्टेटमेंट है, हिंदी में पूरा बोर्ड कवर हो जाएगा, तो पढ़ दूंगा मैं भी हिंदी में। कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। अब देखो पहले समझो कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इनटू वेरिएबल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इक्वेशंस होंगी वो पेयर में होंगी, मतलब जोड़े होंगे इक्वेशंस के, ठीक। लीनियर इक्वेशन, लीनियर क्या होता है? सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा आपने 9th में। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? जिसकी पावर एक हो, मतलब डिग्री जिसकी 1 हो, बस वो पेयर बनेंगे और दो वेरिएबल वाले बनेंगे, याद रहे। कहने का मतलब ऐसे होगा, x जमा वाई बराबर 10, 3x जमा 3y बराबर 30, ऐसा हो सकता है, ठीक। 3x जमा 4y बराबर 30, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये दो पेयर बनेंगे, दो चर होंगे एक्स वाई, ये है टू वेरिएबल्स वाली आपकी, और इसमें कुछ ऐसे अलग है नहीं। अब देखो इनको ना सोल्व करने के कई तरीके होते हैं, आपकी इस बुक में 4 मेथड हम सीखेंगे इस चैप्टर में इसको सोल्व करने के। अब देखो कौन कौन से 4 मेथड होंगे, तो सबसे पहले जो सबसे कम यूज होने वाला मेथड होगा वो होगा आपका ग्राफिकल मेथड। देखो ग्राफिकल मेथड ग्राफीय विधि से हल होते हैं, लेकिन ग्राफीय विधि से हम हल नहीं करते जब तक कि हम वो कहा ना जाए कि इसको ग्राफीय विधि से हल करो, क्योंकि तो ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल पड़ता है, मतलब बाकी और जो तरीके हैं उनकी तुलना में ग्राफ बनाना वैसे मुश्किल नहीं है, 3 पॉइंट लेके 3 पॉइंट दिखाना मुश्किल नहीं, लेकिन औरों से ज्यादा टाइम लगता है इसमें। और भी 3 मेथड और हैं, वो 3-4 मेथड वो सभी सीखेंगे आप, ठीक, इसी चैप्टर में। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट पढ़ के आपको समीकरण बनानी है, ठीक, इक्वेशन बनानी है। कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपने डॉटर को बताता है, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना ज्यादा बड़ा था, मतलब 7 गुना ज्यादा उम्र थी मेरी जितनी की तुम्हारी थी उस टाइम पे। एंड ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब और अभी से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times, मैं 3 गुना हो जाऊंगा एज यू विल बी। देखो सिंपल क्वेश्चन है, ये कह रहा है इजंट दिस इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग है क्यों? क्योंकि देखो आज जो मेरे से 10 गुना बड़ा है ना, तो 10 साल बाद जरूरी नहीं है कि मेरे से 20 गुना बड़ा हो, याद रहे, एक बात याद रखना। लेकिन यहां पर है ऐसा कि 7 साल पहले वो 7 गुना बड़ा था, 3 साल बाद वो 3 गुना बड़ा हो गया, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन हमारा मेन काम है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली, मतलब इसको हमें बीजीय रूप में और ग्राफिकली रूप में, दोनों में दिखाना है, ग्राफिकली और एल्जेब्रा में। एल्जेब्रा मतलब एक्स वाई जेड की टर्म में। अब देखो जरा, सबसे पहला काम क्या करते हैं आप, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है, आपने 8th में 9th में करे ऐसे से भी क्वेश्चन, पहले हमें एज माननी पड़ती है ना दोनों की। अब देखो दोनों की एज, यहाँ पर हमें दोनों की एज में कुछ नहीं दिया हुआ, जैसे कि मान लो हम जब तक अब तक करते थे कोई भी क्वेश्चन, तो कैसे होता था, ऐसे कहते थे ना कि उसकी एज इससे 10 साल ज्यादा है या 2 गुना से 3 अधिक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज में क्या रिलेशन है, तो उसकी और उसकी डॉटर की एज में कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन 7 साल पहले और 3 साल बाद क्या है उन दोनों की एज में, तो वही आप लिखोगे, पहले दोनों की एज मानोगे अलग अलग। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, मतलब आफ्ताब की वर्तमान आयु, क्या है वर्तमान आयु उसकी, तो वर्तमान आयु आप मानोगे, तो माना है, तो माना है ना इसको, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, तो मान ली हमने x ईयर्स, x वर्ष। अब देखो जरा, इसकी x मान ली, सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर की मानते हैं, मतलब हिंदी में क्या लिखोगे, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु। तो क्या होगी उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, तो सीधी बात है क्या मानेंगे, y ईयर्स, y वर्ष, क्योंकि देखो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें नहीं बताया कि आफ्ताब की आयु और इसकी आयु में कितना फर्क है, हमें रिलेशन दिए हुए हैं 7 साल पहले और 3 साल बाद के, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए एक x है एक y है। अब देखो इन दोनों कंडीशन से 2 इक्वेशन बनेगी, वही आपका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे हम। एल्जेब्रिकली का मतलब पहले हमें 2 समीकरण बनानी है, उसके बाद फिर हमें उसे ग्राफ बनाना है उसका ही। अब देखो पहला, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन,
अब देखो जरा, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त क्या है, मतलब पहली जो कंडीशन दी है वो क्या दी है कि 7 साल पहले, अब 7 साल पहले दोनों की आयु की तुलना कर रखे हैं, तो मान लो इसकी 7 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 7 और इसकी y माइनस 7। एक बात समझो, 7 साल पहले दोनों की आयु कह रहा है, तो मैंने इधर इसकी 7 साल पहले लिख दी, इधर इसकी 7 साल पहले। 7 साल पहले का मतलब 7 घट जाएगी ना अभी वाली में से। 7 साल पहले की जो आयु है वो आफ्ताब की कितनी है, 7 टाइम्स है। देखो आफ्ताब ही तो बता रहा है कि मैं 7 गुना था, वैसे भी बाप की आयु ज्यादा होगी, तो 7 टाइम कौन सी है, ये वाली ना आफ्ताब की। तो अगर ये 7 टाइम्स है, दोनों बराबर कब होंगे, जब इधर भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाए। एक सिंपल सी बात है भाई साहब, ये मान लो आपका 49 है, ये 7 है, अब ये इसका 7 गुना है, तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब ये 7 गुना है तो इधर 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। अगर इधर 7 गुना होता तो इधर 7 से मल्टीप्लाई करता। तो वही काम, ये तो पहले ही 7 गुना है ना, 7 साल पहले, 7 साल पहले आफ्ताब की आयु 7 गुना है, तो ये तो पहले ही 7 गुना है। इसको और इसको बराबर करने के लिए इसको और 7 से गुना कर दी। अब इससे हमें समीकरण मिलेगी कैसे, ये तो x माइनस 7 है, इसके अंदर गुणा करेंगे तो 7y माइनस 49, सबको इधर ले आएंगे आप। और ये चर एक तरफ होते हैं समीकरण में, और ये कांस्टेंट एक तरफ होते हैं, वेरिएबल इधर कांस्टेंट इधर। तो x इधर आके माइनस का 7y और माइनस 49 में 7 जुड़ जाएगा इधर जाके, तो x माइनस 7y बराबर क्या आया, 49 में 7 जोड़ेंगे तो आपका आ गया माइनस का 42। ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। देखो फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक। अब देखो, जब हमें ना ग्राफिकली सोल्व करना है, याद रहे, तो हम यहां तक भी छोड़ सकते हैं इतना, मतलब जब हमें ग्राफिकली सोल्व करना है तो एक्स वाई इधर इकट्ठे लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म यही है इक्वेशन की, तो ऐसे ही लिखते हैं। दूसरी इक्वेशन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेम लिखोगे हिंदी वाले। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त क्या कहती है कि 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद इसकी तो x प्लस 3 होगी, इसकी भी y प्लस 3 होगी। 3 साल बाद ये 3 टाइम्स, ये 3 गुना है, तो बराबर कब होगा, जब इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3y प्लस 9। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, यहां तक छोड़ देंगे तो ग्राफीय विधि से तो हल हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी यही है कि y वाला इधर आ जाए और ये उधर चला जाए, तो x माइनस 3y बराबर 6। अब देखो दो समीकरण बन गई, ठीक है। अब एक बात याद रहे, ये नॉर्मल तरीका है कोई भी समीकरण बनाने का, लेकिन अब हमें ग्राफीय विधि से हल करना है ना, तो आपको पता है ग्राफ कब बनता है, किन्हीं भी दो इक्वेशन का ग्राफ कब बनता है, आपने ये सीखा होगा। आपने अगर 9th क्लास में पढ़ा है सेकंड चैप्टर, तो आपने देखा होगा, वहां पर हम ग्राफ बना रहे थे ऐसे। थर्ड चैप्टर में, शायद थर्ड चैप्टर में ऐसे ग्राफ बनते हैं, ऐसे ग्राफ बनते हैं ना। तो कैसे बनते हैं ऐसे ग्राफ की, x की एक वैल्यू आप मानोगे, y की दूसरी आ जाएगी, 2-3 वैल्यू निकालनी है। देखो अब सीधा समझो, यहाँ पर मैं दोनों की वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसकी टेबल यही नीचे बनाते हैं, x y, ये टेबल है इसकी पहले इक्वेशन की, ठीक। और ऐसे ही आप इसकी बनाओगे टेबल इधर, x y। देखो कोई नया काम नहीं है, अगर आपने ग्राफ बनाने सीखे हैं ना चर वाले, तो कुछ नहीं है, आपको पता है ना ग्राफ कब कैसे बनेगा। इसका बताओ, अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना तो कैसे बनेगा, मुझे एक्स वाई की वैल्यू चाहिए होगी, तभी तो मैं ग्राफ पे दिखा पाऊंगा एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकलती है। तो सिंपल यहाँ पर कोई भी वैल्यू भरो, वाई की भर दी मैंने 1, तो क्या आएगा, एक बात सोचो, 1 थोड़ी बड़ी भरते हैं ताकि बराबर सी है वैल्यू, 3 भरी मैंने, तो यहाँ आ जाएगा 21 आपका, तो माइनस 21 प्लस 21 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका 3x की वैल्यू, तो उधर जाके प्लस का 21 होके 21 बचेगा माइनस का। एक बात समझ में आ रही है, ये कैसे निकाल रहा हूं मैं, x की जगह कुछ भी रख दो मान लो, या y की जगह, तो मैंने y की जगह मान लो x माइनस 7 गुना 3 रख दिया, तो क्या आएगा मान, ये माइनस 42, x बराबर ये 21 उधर जाके जुड़ेगा, तो क्या आएगा, माइनस का 21 नहीं आएगा, तो 3 माइनस 21 हो गया। ऐसे ही अब देखो जरा, ऐसी और भी वैल्यू भरेंगे, मान लो कोई और भरते हैं, मान लो भरते हैं 4 भरेंगे तो उधर चला जाएगा, थोड़ी बड़ी भरते हैं ताकि प्लस वाली आए, तो मान लो मैंने भर दिया 7 भरा तो 49 हुआ, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके भी 7 आएगा, ठीक। अब यहाँ भी यही काम करना, थोड़ी बड़ी भरना, बड़ी भरने से क्या होगा ना, अब देखो 3 21 के लिए बहुत लंबा ग्राफ हो जाता है, इसीलिए आप क्या करो, बड़ी बड़ी वैल्यू भरो। यहाँ पे मैंने 7 भरा, इधर भी 7 आया, 8 भरा तो 56, उधर जाके भरा तो 14 आ गया। ऐसे ही अगर 9 भरा तो, या 0 भी तो भर सकते हैं,
x की वैल्यू 0 भर दी तो क्या आएगा 0, उधर जाके ये तो माइनस का 42 ही आ जाएगा। देखो भरने का ना कुछ भी भर सकते हैं, आप कोशिश करना ऐसे नंबर्स भरें ताकि ग्राफ पे आ सके वो। कोई देखो जैसे मैंने यहाँ पे जो 42 लिया आया, इससे दिक्कत क्या हो जाएगी 42 कहाँ तक दिखाओगे आप, इसीलिए आप बड़ी बड़ी संख्या भरते हैं। तो मान लो मैं भर देता हूँ कुछ भी 9 भर देता हूँ तो क्या आएगा 7 नीम 63, 63 हो जाएगा तो 21 हो जाएगा। अब देखो सारी प्लस की वैल्यू आ गई और आसपास की भी है, मतलब गैप लें अगर 2-2 का तो ग्राफ पे सोल्व हो जाएगा। ऐसे ही इसका निकालना है आपको, कैसे निकलेगा, मान लो यहाँ पर भर दिया मैंने एक भरा तो 6, उधर जाके 3 जुड़ जाएगा तो 1 9, ऐसे ही अगर 0 भर दिया तो 6, ऐसे ही 2 भर दिया तो 6 में 6 गया, 6 था ही ये, 6 में 6 जोड़ दिया 12, ये आपकी होगी। अब देखो इसमें क्या किया हमने अब तक, जो कंडीशन दी थी उससे इक्वेशन बनाई, इक्वेशन से टेबल बनाई एक्स वाई वाली। और एक्स वाई की टेबल कैसे बनती है, तो सिंपल सी बात है, एक्स का कोई भी मान भरो वाई की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। देखो मान कुछ भी भर सकते हैं, 1000 2000 5000 -3 -100, लेकिन आप कोशिश करो ऐसा नंबर भरे ताकि आसपास की नंबर्स आए। मान लो मैं यहाँ पर भर दूं 50, आंसर आ जाए 130। अब देखो 50 130 कितनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, ग्राफ पर वो दर्शनी भी चाहिए, ग्राफ पर उसको शो कर सके, ऐसी नंबर लेनी होती है। ठीक, तो ये हमारा पहले बन गई टेबल। अब इस टेबल को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो मैं इधर करके दिखाता हूँ। ये सब आपने सीखा है, याद रहे, ये कोई पहली बार नहीं कर रहे आप। अगर आप 10th क्लास में आए हो तो आपने इनके ग्राफ बनाने सीखे हैं, और ऐसे ही टेबल बनाए ग्राफ बनाने आता है आपको। देखो एक ही ग्राफ पर दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले एक ग्राफ लेंगे ऐसे, आपको पता है ऐसे ही होता है, ये आपका y एक्सिस होता है, ये y डैश होता है, ये x एक्सिस होता है, ये x डैश होता है। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, पहले इसको लेते हैं x पर पहले नंबर देखो 0, अब देखो नंबर देखना इधर 21 तक है, इधर 12 तक, दो का गैप ले ले, तो 0 के बाद 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ऐसे इधर भी 2 4 6 8 10 12 14 चलता रहेगा, -2 -4, ऐसे इधर -2 -4, ऐसे ही तो होती है ग्राफ। अब देखो जरा पहले 7 और 7, x पर भी 7 y पर भी 7, 6 और 8 के बीच में 7, यहाँ 6 और 8 के बीच में 7, तो ग्राफ पर तो सीधा दिखती नहीं, यहाँ से एक लाइन जाती है, यहाँ से एक लाइन जाती है, यहाँ पर मिल जाएगा, ग्राफ पर तो सीधा दिखता है ये पॉइंट आपका 7 7, चाहो तो लिख दो, मतलब ये देखो इसमें 8 14, ऐसे ही 8 ये 14 ये रहा आपका, मान लो ये वाला हो गया आपका। ऐसे ही 9 21, 9 बीच में होगा, 21 आपका। अब ध्यान देना ये ना हमेशा एक सीधी लाइन में आएगा, अगर आप इसको प्रकार फुट्टे से सही बनाओ, सॉरी फुट्टे से अगर सही लाइन खींचोगे ना, सही पॉइंट लोकेट करोगे तो सीधी लाइन में आएगा। क्यों, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है ना। अब देखो जरा, ये हो गया एक, किसका ग्राफ है ये, इस ग्राफ का नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पर इक्वेशन का नाम लिखना पड़ेगा। कौन सी इक्वेशन है, x - 7y बराबर -42, ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको इस ग्राफ का नाम। ऐसे ये वाला दर्शाएंगे 1 9, एक आपका यहाँ होगा 9 यहाँ पर होगा, ये हो गया आपका 1 9, 0 6, x पर 0 y पर 6, ये वाला होगा। ऐसे ही 2 12, x पर 2 y पर 12 आपका यहाँ होगा। ठीक, ये भी एक लाइन में आएंगे आपके, अगर आप इसको सही से बनाओगे तो एक लाइन में आएंगे। अब ध्यान दो, यहाँ पर भी ग्राफ का नाम लिखना पड़ेगा आपको, किसका ग्राफ है ये, x - 3y बराबर 6। जो थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब आपने पढ़ा हुआ है, तो ग्राफ बनाना कोई नई बात नहीं है आपके लिए, आपने 9th में बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, 2-3 चैप्टर्स में है क्या। कोई भी हमें इक्वेशन बन गई, इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, x का कोई मान भरा, y का निकाल लिया, 2-3 मान निकाल लेते हैं और बन गई ग्राफ। अब देखो ये दोनों के ग्राफ बन गए हमारे। अब देखो हमें ना ग्राफीय मेथड से सोल्व भी करना आना चाहिए। ग्राफीय मेथड से सोल्व करने का मतलब ये है कि ये ग्राफ एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर करते हैं, वो उसका सॉल्यूशन होता है, एक्स वाई का मान आता है। कोई तो इस एक्स वाई को सोल्व करने का मतलब क्या है कि इस एक्स वाई का वैल्यू आए, तो वैल्यू निकालने के कई तरीके हैं, उनमें से एक ग्राफीय मेथड है जो आपकी अगली एक्सरसाइज में आएगा। ये सिर्फ इतना बताया आपको कि कैसे इक्वेशन बनाई जाए, कैसे उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया जाए। अब तो इसके और भी 2-3 क्वेश्चन है, इसमें सब सेम है, कुछ अलग नहीं है। देखो मैं पढ़ता हूं, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है आपके, सुन लिया था मैंने, कर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है
लिखा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 3 बॉल बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। मतलब एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है ₹3900 का। ठीक, उसके बाद लेटर सी बाइज, उसके बाद वो क्या खरीदती है, अनदर बैट मतलब एक और बैट और 2 मोर बॉल्स फॉर द सेम काइंड, उसी प्रकार के ₹1300 में। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, जो एक तो बैट है एक बॉल है, अब दोनों की कीमत अलग अलग माननी पड़ेगी। आप लिखोगे लेट द कॉस्ट ऑफ बैट ₹X और लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल ₹Y। मतलब माना कि बल्ले की कीमत ₹X है और एक गेंद की कीमत ₹Y। देखो पहले बार क्या खरीदती है वो, पहली बार खरीदती है 3 बैट और 6 बॉल ₹3900 का, तो 3 बैट की कीमत 3X हो गई, 6 बॉल की कीमत ₹6Y हो गई, प्लस दोनों करते ₹3900 आ गया। ये पहली कंडीशन हो गई। कैसे समझा ना, देखो भाई एक बैट की कीमत ₹X है, एक बॉल की ₹Y है, तो 3 बैट की 3X, 6 बॉल की 6Y और दोनों को जोड़कर कुल उसने ₹3900 दिए हैं। दूसरी बार वो एक और बैट खरीदती है, तो एक बैट की कीमत ये प्लस, और 2 बॉल खरीदती है, 2 बॉल खरीदती है ना, 2 बॉल बराबर ₹1300 आता है। ठीक, ₹1300 में अब इन दोनों को ना आपको ग्राफ बनाना है, तो यार इन दोनों का ना ग्राफ एक ही होगा। कहने का मतलब यहाँ पर 2 लाइन थी ना, यहाँ पर एक ही लाइन आएगी। क्यों एक लाइन आएगी, क्योंकि देखो ये दोनों एक ही चीज है। अगर आप इसको 3 से भाग कर दो तो 3 से कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1300 आ जाएगा, तो ये दोनों एक ही चीज है, बस इसको 3 से मल्टीप्लाई करा गया है। इसको मतलब समझ लो कि एक ही चीज तो खरीदी गई है ना, बैट बॉल की कीमत वही है, उसी प्रकार के हैं, तो ये दोनों का ग्राफ एक ही बनेगा आपका। जो एक्स की वैल्यू यहां पर रखोगे ना, वो यहां पर रखोगे तो सेम सेम वैल्यू आएगी एक्स वाई की, तो एक ही लाइन आएगी, 2 लाइन नहीं आएगी इसके ग्राफ में। बस इतना ही है, बाकी ग्राफ ऐसे ही बनेगा। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, क्योंकि ये बेसिक एक्सरसाइज है। इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज उसमें कुछ भी नहीं करना, आपको सोल्व भी नहीं करना इन इक्वेशन को, सिर्फ इक्वेशन बनानी है और ग्राफ बनाना है बस। थर्ड क्वेश्चन में सेम कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। मतलब 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का एक दिन कीमत है ₹160। ठीक, अब देखो अगली बार क्या कह रहा है, 1 महीने बाद आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300। अब 4 किलो एप्पल और 2 किलो अंगूर का हो गया ₹300। अब इसको फिर से अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दिखाना सिंपल। आप एक केला है, सॉरी एक एप्पल है और एक ग्रेप्स है ना, तब लिखोगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, माना 1 किलो सेब का मूल्य ₹X, 1 किलो अंगूर का मूल्य ₹Y, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स। अब देखो सीधी सी बात है, पहले उसने क्या खरीदा, उसने खरीदा जी आपका 2 किलो एप्पल, तो 2 किलो एप्पल का 2X हो गया और 1 किलो ग्रेप्स का 1Y हो गया, बराबर कितने रुपए दिए, ₹160। समीकरण 1। अब देखो अगली बार 4 kg एप्पल मतलब ₹4X और 2 kg ग्रेप्स मतलब ₹2Y, कुल मिला के दे दिए ₹300। अब फिर क्या इन दोनों से इक्वेशन नहीं बन पाएगी, भले ग्राफ नहीं बन पाएगा आपका, सिंपल यहाँ भी एक एक्स वैल्यू, यहाँ भी एक एक्स वैल्यू। अब देखो ये दोनों बराबर नहीं है, याद रहे, अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसके बराबर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि रेट बदल गए 1 महीने बाद। तो एक आधी बार ऐसा होता है कि दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक ही लाइन से रिप्रेजेंट हो, लेकिन नॉर्मली 2 इक्वेशन का ग्राफ 2 लाइन से ही होता है। तो इसका एक लाइन बनेगी ऐसी, इसकी एक लाइन बनेगी। एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ऐसे निकालोगे बस। तो 3.1 में कुछ है नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन है आपका कि कैसे इक्वेशन बनती है, क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और ग्राफ कैसे बनता है। हम अगली एक्सरसाइज में ना ग्राफ के ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना सीखेंगे। तो सोल्व का मतलब क्या होता है, एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकले, एक्स वाई की वैल्यू, तो उसके अलग अलग मेथड सीखेंगे।